हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग ग्लैंड का पार्ट 2 यानी कि ग्रंथि का पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। जिसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कितने होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते किसको हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, यही सब के बारे में पिछले क्लास के वीडियो में बताया गया है। अगर वो वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी ग्रंथि है तो समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग अंतःस्रावी के में 8 ग्रंथि होते हैं, तो उस 8 ग्रंथि में से आज हम लोग पहला ग्रंथि पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। आज हम लोग पीयूष ग्रंथि के बारे में देखेंगे, तो आप लोग भी पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये पता चले कि अगला वीडियो क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप पीयूष ग्रंथि लेकर के आए, फिर अगला वीडियो में कोई और ग्रंथि लेकर आएंगे, फिर अगला वीडियो में, इस प्रकार से हम बारी बारी से सबका वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पीयूष ग्रंथि के बारे में इतना चर्चा किया गया है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से समझिएगा। दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, पीयूष ग्रंथि में क्या कह रहा है कि यह ग्रंथि खोपड़ी के आधारीय भाग में मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है। यानी कि ये जो ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, वो मस्तिष्क यानी कि जो खोपड़ी होता है, तो खोपड़ी का आधारीय भाग जो नीचे वाला पार्ट होता है, उस जगह पर ये वाले जो ग्रंथि पीयूष ग्रंथि आपका देखने को मिलेंगे। और ये जो होता है हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होता है, थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो इसके बारे में भी चर्चा इसी में किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाँ, हाइपोथैलेमस के बारे में इसमें चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में जब मस्तिष्क का हम चैप्टर लेकर के आएंगे, स्पेशली ब्रेन के बारे में जब आएगा, तो उसमें आप लोग को हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, इस ग्रंथि से स्रावित कुछ हार्मोन, इस ग्रंथि से कुछ निकलता निकलता है जो अन्य ग्रंथियों की क्रियाशीलता को भी नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, जैसे बाय द वे अभी फिलहाल में ले लीजिए, छोटे से शिक्षक के तौर पर हमको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम शिक्षक हैं, तो अब हम जितने भी बच्चे को पढ़ा रहे, तो बच्चे जो है हमारे गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे, तो गाइडलाइन के अनुसार चल रहे हैं, इसका मतलब हम शिक्षक की काम कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो होता है मास्टर ग्रंथि क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि ना, जो भी 8 ग्रंथि है, तो 8 ग्रंथि में से अधिकतर ग्रंथि को ना यही कंट्रोल किए हुए रहता है। तो कंट्रोल किए हुए इसका मतलब मास्टर ग्रंथि हो गया। अगर हम सब बच्चा को कंट्रोल किए हो, इसका मतलब हम अभी मास्टर है। इस प्रकार से आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी एवं मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को एक तरह से देखा जाए तो 3 नाम हो गया। पहला पीयूष ग्रंथि, दूसरा पिट्यूटरी ग्रंथि, और तीसरा आपका होता है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, तो इसी का 3 नाम होता है। और सबसे छोटी ग्रंथि आपका भी याद रखेगा, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। अगला देखेंगे, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्य। अब पीयूष ग्रंथि से कौन कौन हार्मोन स्रावित होते हैं, और वो हार्मोन जो निकलेंगे तो उस हार्मोन का कार्य क्या है, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि पीयूष ग्रंथि से तो हार्मोन निकल रहा है, लेकिन वो हार्मोन किस किस जगह पे क्या क्या काम करता है, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो पीयूष ग्रंथि का काम पहला देखेंगे, वृद्धि हार्मोन। सबसे तो पहला काम है कि वृद्धि करेगा। ठीक है, ये हड्डी को वृद्धि करता है, यानी कि इससे जो हार्मोन निकलता है वो एसटीएच होता है, यानी सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है ना, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन के लिए प्रेरित करता है। इसका कार्य क्या है, यहाँ पे पॉइंट से लिखा गया है, यह हार्मोन हड्डियों को वृद्धि करता है। ये क्या करेगा, हड्डी को बढ़ाने में मदद करेगा। शरीर में जहां पे भी हड्डी है, उस हड्डी को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दूसरा पॉइंट है, यदि यौवनारंभ के पहले इसका स्राव अधिक होने लगे तो शरीर की लंबाई अनावश्यक रूप से बढ़ने लगती है, जिसे लंबेपन की बीमारी भी हम लोग कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि यौवनारंभ के पहले, जब यौवनारंभ स्टार्ट होगा, यौवनारंभ क्या होता है, 12 साल के पहले, 13 या 12 साल के पहले तक का जो उम्र होता है, पहले का उम्र, उसको बोलते हैं यौवनारंभ। जैसे 12-13 से जब दाढ़ी मोछ सब जब आने लगेंगे, ठीक है ना, शरीर पे बाल उगने लगेंगे, तब बोलेंगे कि यौवनारंभ का द्वितीय चरण स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, तो पहला चरण में जो हो जाता है, पहला चरण में होता क्या है कि हार्मोन बनना चालू हो जाता है। ठीक है ना, हार्मोन निकलेगा, वृषण से हार्मोन निकलता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना चालू हो जाता है। तो जब हार्मोन बनना चालू हो जाता है तो समझ जाते हैं कि वो पहला है। ठीक है, दूसरा चक्र क्या हो जाता है कि वहाँ पे दाढ़ी मोछ बाल ये सब निकलने लगता है, उसको द्वितीय चरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यदि यौवनारंभ के पहले इसका स्राव अधिक होने लगे, अगर यौवनारंभ के पहले यानी कि 12-13 साल से पहले अगर इसका हार्मोन, किसका हार्मोन दोस्त, वृद्धि हार्मोन यानी एसटीएच हार्मोन का स्राव अधिक होने लगे, तो शरीर की लंबाई अनावश्यक रूप से बढ़ने लगती है, यानी कि अधिक मात्रा में दम बढ़ने लगेगा, वही उम्र में दम लगेगा कि लंबा लगने लगेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लंबेपन की बीमारी भी कहते हैं। यदि अगर ये यौवनारंभ के बाद है तो क्या होगा, यदि यौवनारंभ के बाद इस हार्मोन का स्राव अधिक होता है तो अतिकायता नामक रोग हो जाता है। अगर यही हार्मोन बाद जो होता है, एक मिनट कोई लगता बुला रहे हैं, बस रुक जाइए तो आप लोग। चलिए, किसी का पेरेंट्स आ हुए थे तो इस वजह से चले गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अतिकायता नामक रोग हो जाता है। अतिकायता नामक रोग किसको कहते हैं दोस्त, ये समझिए। अतिकायता नामक रोग होने पर लड़कियों का शरीर जो होता है बहुत भद्दा और स्थूल हो जाता है, और स्तनों और नितंबों का विशेष रूप से बढ़ जाता है तथा आवाज का भारीपन हो जाता है। यानी जब अतिकायता रोग हो जाएगा तो लड़कियों में लक्षण ज्यादा देखने को मिलेंगे कि अतिकायता नामक रोग होने से लड़की का जो शरीर होगा ना, वो भद्दा जैसा हो जाएगा। भद्दा मतलब देखने में ही बेढंगा जैसा लगेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं। जिसमें कोई गाली देता है, एक नॉर्मल गाली हो गया, एक गाली होता है ना कि बोलता है ना कि बाप रे
लड़का कितना भद्दा भद्दा गाली देता है, इसका मतलब बेकार बेकार, तो उस प्रकार के उसी को बोलते हैं भद्दा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसका जो शरीर है भद्दा और स्थूल हो जाता है और स्तनों और नितंबों में भी क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। ठीक है ना, तो ये आपका जो होता है दोस्त, ये सब के बारे में भी बता दिए हैं वृद्धि हार्मोन में। अब तीसरा देख सकते हैं, यदि एसटीएच हार्मोन का स्राव बचपन में ही बंद हो जाए, अगर ये हार्मोन बचपन में ही बंद हो जाए, बचपन में ही रुक जाए ये हार्मोन, तो क्या होता है मित्र, अगर ये हार्मोन बचपन में ही बंद हो जाए तो इससे वृद्धि रुक जाती है और इस बीमारी को हम लोग बौनापन कहते हैं। अगर ये बचपन में ही अगर ये बंद हो जाए तो बंद होने के बाद क्या होता है कि ये हार्मोन बनाता ही नहीं है। अब बताइए, जो हार्मोन वृद्धि कर रहा है और वही हार्मोन बनना बंद हो जाए तो क्या वो बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो इस कारण से हम लोग उसको एक बीमारी का नाम देते हैं जिसका नाम होता है बौनापन की बीमारी। तो चलिए अब हम लोग इसी में वृद्धि हार्मोन में दूसरा देखेंगे, यानी कि पीयूष ग्रंथि में दूसरा हार्मोन क्या होता है, थायरोट्रोपिन या थायराइड उत्तेजक हार्मोन, जिसको हम लोग TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्त कि यह हार्मोन थायराइड नामक अंतःस्रावी ग्रंथि को उत्तेजित करता है और इसके हार्मोन स्राव को भी बढ़ाता है। ये हार्मोन क्या करता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी में क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी, इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि पता चले कि अंतःस्रावी ग्रंथि होता क्या है। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होगा कि वहां पर ना अलग से कोई नली नहीं होगा, वो जो ब्लड के ही संपर्क में हार्मोन निकलते चल जाता है, वही होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये क्या करता है कि ये हार्मोन थायराइड नामक अंतःस्रावी ग्रंथि को उत्तेजित करेगा। जो थायराइड ग्लैंड होगा तो थायराइड ग्लैंड से ना थायरोक्सिन हार्मोन को निकालने के लिए प्रेरित करेगा कि जाओ भाई निकलो, वहां पे इस हार्मोन की कमी है, और वहां पर निकल करके उसको पूरा करने की कोशिश कौन करवाएगा, ये आपका थायरोट्रोपिन या थायराइड उत्तेजक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में TSH भी कहते हैं। शॉर्ट वाला नाम जरूर याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है मित्र लैक्टोजेनिक। लैक्टोजेनिक या ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन ही कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में LTH के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि यह हार्मोन मादाओं में संतानोत्पत्ति के समय बनता है और स्तन में दुग्ध उत्पादन में सहायता करता है। ये कब बनता है, जब कोई महिलाएं बच्चे को जन्म देने के लिए होती है, संतान उत्पत्ति मतलब संतान का जन्म होता है, संतान को उत्पत्ति होने लगता है, तब उस समय यह हार्मोन बनता है और उसके कारण क्या होता है कि स्तन में दुग्ध उत्पादन यानी कि स्तन में दुग्ध की मात्रा को भी बढ़ाना चालू कर देता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका है ऑक्सीटोसिन, जो कि चौथा हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन क्या कहता है कि यह हार्मोन संतानोत्पत्ति के पश्चात, ये हार्मोन जो है संतान की उत्पत्ति होगा उसके पश्चात, यानी संतान की उत्पत्ति के पश्चात क्या होता है, जब संतान की उत्पत्ति उसके बाद गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करता है। यानी कि संतान जब बन के रेडी हो गया, संतान जब बच्चा जो है पेट में अगर रेडी हो गया, यानी संतान की उत्पत्ति और अब जन्म होने वाला है, तो उस समय क्या करता है, यह गर्भाशय की दीवारों को संकुचन में सहायक करता है और इसके अतिरिक्त यह दुग्ध स्राव को भी उत्प्रेरित करता है। ये हार्मोन क्या करेगा कि जब कोई भी महिलाएं संतान उत्पत्ति करने लायक होती है, जन्म देने लायक होती है, तो उस समय गर्भाशय ना संकुचित हो जाती है, सिकुड़ करके गर्भाशय ऊपर की चल जाती है और बच्चा जो होता है आराम से वो बाहर जन्म ले लेता है। ठीक है, और इसका महत्वपूर्ण सबसे बढ़िया बात ये भी समझिएगा कि इसके चलते स्तन में भी दुग्ध उत्पादन में सहायक होता है, यानी कि स्तन में, सॉरी यहाँ पे नीचे में था ना, हाँ, दुग्ध स्राव में भी क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, दूध को भी बाहर निकालने में, दूध को भी स्रावित करने में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका बहुत मदद करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, हाँ, इसको एक और भी बात रखेंगे कि इसे हम लोग जन्म हार्मोन भी कहते हैं। किसे जन्म हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग जन्म हार्मोन भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या होता है, इतना तक आप लोग जरूर समझेंगे। अगर दोस्त वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा यूट्यूब फैमिली बहुत छोटा है, तो ये फैमिली जो बड़ा आप लोग के ही कृपा से हो सकता है, आप लोग को दुआ से हो सकता है, आप लोग के सपोर्ट से हो सकता है। तो प्लीज एक बार मेरे चैनल को भी सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पचमा में एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। इसमें क्या होता है कि इसे शॉर्ट में पहले समझेंगे, शॉर्ट वाला नाम जरूर याद रखिए, इसे हम लोग एडीएच कहते हैं और ये हार्मोन शरीर में जल संतुलन को कायम रखता है। शरीर में जल संतुलन को कायम रखने का कार्य किसका होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यानी वेसोप्रेसिन। और ओवरऑल बोला जाए तो ओवरऑल अगर बोला जाए तो सीधे सीधे कौन सा ग्रंथि हो जाएगा दोस्त, पीयूष ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि में ये सब पढ़ रहे हैं, तो ये सब तो पीयूष ग्रंथि का ही कार्य है ना, सब पीयूष ग्रंथि का ही कार्य है, लेकिन पीयूष ग्रंथि का स्पेशल सबका कार्य बांटा हुआ है। अगर पीयूष का मान लो पीयूष ये ग्रंथि है और इसका मान लीजिए कि 8 बेटा है, तो 8 बेटा का अलग अलग कार्य होगा ना, कि एक ही कार्य सब करेगा, सबका अलग अलग कार्य होगा। तो इस प्रकार से सबका काम करने वाला है पीयूष ग्रंथि, लेकिन सबका अलग अलग कार्य बांटा हुआ है। तो इसी प्रकार से इसका भी कार्य बांटा हुआ है, जल संतुलन को कायम रखता है। साथ साथ में इस हार्मोन की कमी, अगर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाए, अगर शरीर में एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुमूत्रता नामक बीमारी हो जाती है। बहुमूत्रता नामक यानी कि इससे बार बार पेशाब लगने लगेगा और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होने लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुमूत्रता नामक बीमारी हो चुकी है। ये क्यों होता है, क्योंकि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाता है, जिससे संतुलन की, जल संतुलन की मात्रा गड़बड़ाने लगती है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि पेशाब जब लगे तो उसमें ग्लूकोज का होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पेशाब जो होगा उसमें ग्लूकोज की मात्रा ही रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो अब हम लोग चलते हैं छठा हार्मोन, जिसका नाम है जनन ग्रंथि नियंत्रण हार्मोन। तो जनन ग्रंथि नियंत्रण हार्मोन यानी देखिए जनन ग्रंथि को भी नियंत्रण कर रहा है ना, सबका पिताजी है ना, पीयूष ग्रंथि बहुत जबरदस्त ग्रंथि है ये। यह हार्मोन जनन ग्रंथियों जैसे वृषण और अंडाशय में जनन हार्मोन के स्राव को भी नियंत्रित करता है। देख रहे हैं ना, जनन ग्रंथि को भी नियंत्रित कर ले रहा है और इससे क्या होता है कि ये जो वृषण होता है और जो अंडाशय होता है, ये दोनों
दोनों को कंट्रोल करने का काम पीयूष ग्रंथि से ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि पीयूष ग्रंथि पूरा जनन हार्मोन को ही कंट्रोल कर ले रहा है, ऐसा भी मत समझिएगा, कुछ पार्ट को ये कंट्रोल करता है। और इससे जो हार्मोन निकलता है, जो देखिए पहले पुरुष का ध्यान रखिएगा, सॉरी वृषण का, वृषण जो होता है वो पुरुष में होता है और अंडाशय जो होता है वो महिलाएं में होती है। तो वृषण से आखिर कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वृषण से आपका निकलता है टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से हो जाता है वो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ये आपका वृषण से निकलता है, आपका अंडाशय से निकलता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जान जाता है कि आखिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है। अब ये मत समझिएगा कि जो थोड़ा सा लिखा हुआ है यही हम लोग को जनन में बस इतना ही इसका काम होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इतना काम नहीं है, काम बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसके बारे में तीसरा चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्शन में जब पढ़ेंगे, क्लास 10th का बायो का तीसरा चैप्टर में रिप्रोडक्शन स्पेशली चैप्टर बना हुआ है, तो उसमें आप लोग को ये सब और भी डिटेल से पढ़ने को मिलेंगे। बस यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रहे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है। तो एस्ट्रोजन में क्या होता है, यह गर्भाशय की परत को मोटा करता है। जो गर्भाशय की जो दीवार होती है जहां पे बच्चा पलता है, उस दीवार को क्या करता है, मोटा करने का काम करता है और यौन विकास को भी बढ़ाता है। यौन विकास कहने का मतलब स्तन में वृद्धि होगा, शरीर कुछ अलग टाइप का दिखेगा, मतलब शरीर में कुछ परिवर्तन दिखने लगेगा। ठीक है, अभी देखते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है मित्र, कि प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जब गर्भावस्था, जब बच्चा उसमें पलने लगता है तो उस समय गर्भाशय को तैयार करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है ना, जब देखता है कि वहाँ पे निषेचन की क्रिया हो गया, अब बच्चा उत्पन्न होने वाला है, बच्चा को बनाना है, तो वहाँ पे गर्भाशय तैयार करने लगेगा कि चलो यहाँ पे गर्भाशय की जरूरत है, बच्चा का यहाँ पे रहना जरूरी है, बच्चा निर्माण होगा। तो इस प्रकार से दोस्त आपका पीयूष ग्रंथि जो था, पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको पूरा बता दिए। अब अगले क्लास में हम लोग थायराइड ग्लैंड और पाराथायराइड ग्रंथि यानी दोनों ग्रंथि का कॉम्बिनेशन लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि बारी बारी से हम लोग इजी करके सभी ग्रंथि को समझेंगे, ज्यादा आप लोग को ओवरलोड नहीं देंगे ताकि एक के बारे में पढ़े सब भूल जाए। बारी बारी से आप लोग इसको देखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर हो सके तो एक बार कॉपी पे नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि हम बारी बारी से सभी ग्लैंड के बारे में लेके आ जाएंगे। तो दोस्त एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब भी जरूर करके मेरे चैनल को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये भी छोटा सा चैनल है, तो इस चैनल आप लोग के ही सपोर्ट से बढ़ सकता है। तो चलिए बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।